हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं इस वीडियो सीरीज़ के लास्ट पार्ट में एंड दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द वीडियो एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मार्क्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के, जो आपके 4th सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और इसमें हमने 7 से 8 क्वेश्चंस लिए हैं और ये अगर आप करके जाते हैं तो आपका 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। मतलब कि 10 मार्क्स में आपको पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स को समझाना है कि पूरी की पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या। तो फार्माकोलॉजी को हम लोग दो ब्रांचेज में पढ़ते हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एक है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोलॉजी मतलब क्या कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स को हम लोग फार्माकोलॉजी बोलते हैं और उसमें हम लोग दो ब्रांचेस पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि कोई ड्रग है और यहाँ पे हमारी बॉडी है, तो जब भी हम लोग कोई ड्रग लेते हैं तो ड्रग हमारी बॉडी पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट दिखाता है, अपना काम करता है, और हमारी बॉडी भी ड्रग के साथ कुछ न कुछ काम करती है। तो ड्रग बॉडी के साथ क्या काम कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, और बॉडी ड्रग के साथ क्या काम कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मेनली हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि हमारी जो बॉडी है ड्रग पे क्या क्या इफेक्ट दिखाती है। तो उसको आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, एक डायग्राम से समझते हैं। एक यहाँ पे मास्टर डायग्राम लेंगे और उसी से पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग समझ लेंगे। हमारा मास्टर डायग्राम है जिसको यूज़ करके हम समझेंगे कि पूरी की पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले मान लो कि आपने कोई ड्रग ली है, आपने टैबलेट फॉर्म में लिया है, ओरली आप लेंगे और माउथ के थ्रू ये हमारे एसोफेगस में जाएगा, फाइनली हमारे स्टोमक में जाएगा, ठीक है, या इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे ही आप ड्रग लोगे तो ड्रग हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद छोटे छोटे फॉर्म में टूटती है, और छोटे छोटे फॉर्म में टूटेगी मतलब डिसइंटीग्रेशन होगा, इसका डिजोल्यूशन होगा। मतलब कि पहले जो ड्रग था वो टैबलेट फॉर्म में था, अब ये डिज़ोल्व हो गया है, तो इसको डिज़ोल्व कराने का काम, इसको तो छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी ही तो कर रही है ड्रग के साथ। अब ये जो छोटे छोटे जो ड्रग्स हैं, डिपेंड करता है कि ये ड्रग एसिडिक है या बेसिक है। अगर ये ड्रग एसिडिक होगा तो यहाँ से स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा हमारे ब्लड में। अगर ये ड्रग बेसिक होगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा हमारे ब्लड में। मतलब कि ड्रग का यहाँ से हमारे इंटेस्टाइन से या स्टोमक से ड्रग का पहुँचना ब्लड सर्कुलेशन में, यही कहलाएगा क्या? एब्जॉर्प्शन। तो आप क्या देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कराने का काम कौन कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कराने का काम हमारी बॉडी ही तो करा रही है कि इस ड्रग को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया। ट्रांसफ़र ऑफ एनी ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन, यही तो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स में जो पहला काम है एब्जॉर्प्शन का, वो हमारी बॉडी ही तो कर रही है ड्रग के साथ। अब ड्रग हमारी पहुंच चुकी है ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो ड्रग है वो ब्लड को यूज़ करके, जो ड्रग है यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो कि अलग अलग प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं। जो ड्रग एसिडिक ड्रग होता है वो हमारा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है। हमने ग्रीन वाला को एल्ब्यूमिन प्रोटीन लिया है। अब जो ड्रग बेसिक नेचर के होते हैं वो जाके अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन नामक जो प्रोटीन है उससे जाके बाइंड हो जाता है। मतलब एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा, बेसिक ड्रग हमारा अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होगा, और बाइंड करके पूरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ड्रग को लेके जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी बॉडी ही तो हेल्प कर रही है। मतलब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन में भी कौन हेल्प कर रहा है?
हमारी बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि बॉडी के अलग अलग सेल्स के पास, अलग अलग पार्ट्स के पास ड्रग का पहुंचना। अब ड्रग अलग अलग सेल्स के पास पहुंची है तो वहाँ पे जो रिसेप्टर है या अलग अलग मैकेनिज्म से ड्रग अपना काम करेगी। ड्रग अपना काम करेगी तो यहाँ पे ड्रग अपना काम कर रहा है, बॉडी काम नहीं कर रही है। ड्रग अपना काम कर लेगी। अब ड्रग अपना काम कर ली है तो फाइनली उसको बॉडी से बाहर निकलना है। तो बॉडी से बाहर निकलना है तो वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमारे पास ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी, जो एलिमिनेशन का काम करती है। तो ये ड्रग जाएगा फाइनली किडनी के पास। किडनी भाई हमको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दो। किडनी बोलेगा कि हम सिर्फ वैसे ही ड्रग्स को या वैसे ही सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है, तुम तो लिपिड सॉल्युबल हो। तो ड्रग वापस जाएगा, ठीक है। ड्रग पूछेगा कि अब हम क्या करें, तो ड्रग किडनी बोलेगा जाओ लीवर के पास। लीवर एक ऑर्गन है जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में चेंज करता है। मतलब पहले जो ड्रग हमारा लिपिड सॉल्युबल था, अब इसको वाटर सॉल्युबल में चेंज करेगा मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो चेंजिंग जो हो रहा है या केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हमारी बॉडी में ही तो हो रहा है। जो कौन करा रहा है, लीवर। मतलब कि मेटाबॉलिज्म जो भी एक फंक्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स में, वो भी कौन करा रहा है, हमारी बॉडी ही करा रही है। अब ड्रग क्योंकि वाटर सॉल्युबल बन गया है तो अब इजीली वो यूरिन के साथ डिजोल्व होकर बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और ये एलिमिनेशन कराने का काम किसका है, किडनी का है। मतलब कि हमारी बॉडी ही क्या करा रही है, एलिमिनेशन भी करा रही है। तो मतलब आपने क्या देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब ADME तीनों चारों जो फंक्शन है वो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि बॉडी ड्रग पे क्या काम करती है, इसमें 4 चीज़ पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि ड्रग हमारा ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ड्रग हमारा लिपिड सॉल्युबल है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर सॉल्युबल है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आयोनाइजेशन और पीएच में भी डिपेंड करता है कि ड्रग अगर हमारा एसिडिक है तो वो हमारा एस्टोमिक से रिलीज हो एब्जॉर्ब होगा, अगर बेसिक है तो वो हमारा इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। रीज़न क्या है कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, मतलब कि आयनाइजेशन नहीं होता है, और अनआयनाइज फॉर्म का जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग जो भी अनआयनाइज्ड है वो एब्जॉर्प्शन होगा, और आयोनाइजेशन मतलब वाटर सॉल्युबल हो गया, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सरफेस एरिया, तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा वहाँ का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ड्रग का ज़्यादा होगा। ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है अगर हमारे इंटेस्टाइनल एरिया में तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ये हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन में जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ब्लड फ्लो, कि मतलब बॉडी के जिस पार्ट में ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जितना ज़्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगा उतना ज़्यादा वो ट्रेवल करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो इजीली अदर अलग अलग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा और वो अलग अलग सेल्स के अंदर पहुंच पाएगा। इवन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा अगर ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है। यहाँ पे देख लीजिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, तो हमारे ब्रेन के चारों तरफ, क्योंकि ब्रेन एक सेंसिटिव एरिया है तो सारा ड्रग ब्रेन में जाना ज़रूरी नहीं है, तो एक बैरियर होता है चारों तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन को ईजिली या किसी ड्रग को ईजिली उसमें जाने नहीं देता है। तो जो जो ड्रग बहुत ज़्यादा हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है वही इस बैरियर को क्रॉस कर पाता है और हमारे ब्रेन वाले एरिया में पहुंच पाता है, तो उस बैरियर को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा फ्लूइड रहेंगे, जितना ज़्यादा लिक्विड रहेगा उतना ज़्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अभी बता दे रहे हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में हो रहा है, स्पेशली कहाँ पे, लीवर में हो रहा है, जिसमें ड्रग लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल बनता है ताकि इजीली एलिमिनेट हो पाए। इसमें 2 फेज़ हमने डिस्कस किया था, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में जैसे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, इसमें मोस्टली एंजाइम जो है साइटोक्रोम P450 है, ठीक है। और फेज़ 2 रिएक्शन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके साथ ड्रग हमारा बाइंड हो जाता है और इसको बोलते हैं कंजुगेशन।
और जैसे ग्लूकोनाइड कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन, उसके साथ ड्रग कंजुगेट होके, अगर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है शायद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो एक बार आप वहाँ पे जाकर रेफर कीजिएगा, आपको समझ जो भी आपको वीडियो देखना है एक सीरीज में देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है तो हम फास्ट थोड़ा सा चलेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स है जो मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे एज है, ठीक है, लीवर डिजीज़ है, किसी का लीवर ख़राब है तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो जैसे लीवर में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है मेटाबॉलिज्म में, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। मतलब जो ड्रग हम ले रहे हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट और स्लो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एंजाइम इंडक्शन है फिनोबार्बिटोन और एंजाइम इनहिबिशन है ग्रेप फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि बॉडी से कोई भी चीज़ बाहर निकलना। तो ड्रग हम लोग जो भी ले रहे हैं, तो ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग का काम क्या है कि ड्रग अपना काम किया, फार्मास्यूटिकल इफेक्ट दिखाया, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाया, और दिखाने के बाद ड्रग हमारी बॉडी में थोड़ी ना रहेगा, ड्रग को बॉडी से बाहर निकलना है। तो ड्रग को बॉडी से बाहर निकलना ही ये प्रोसेस कहलाता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हेल्प करता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। समटाइम्स किसी किसी ड्रग का एलिमिनेशन बाइल के थ्रू भी हो जाता है, लंग्स के थ्रू, पसीने के थ्रू, मतलब पसीना स्वेटिंग हो रहा है उसके थ्रू भी कुछ कुछ ड्रग्स निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रग जो है वो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये जो भी हमने डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स अगर 10 मार्क्स में आती है तो आपको पूरे के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था इसलिए थोड़ा फास्ट हम चले हैं। सेकेंड पार्ट है वो हमारा फार्माकोलॉजी का सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन इन प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल। क्या मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे काम करती है उसको बताना है, फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब कि हमने क्या देखा था कि ड्रग है, बॉडी है, तो बॉडी ड्रग पे क्या क्या काम करती है उसको हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। अब जो है ड्रग बॉडी पे क्या क्या काम करती है, तो ड्रग बॉडी पे क्या क्या काम करती है, तो एक तो जिस चीज़ के लिए हम लोग ड्रग लेते हैं, जैसे जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल ले रहे हैं फीवर ठीक करने के लिए, जैसे इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, तो जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं एक तो वो काम होगा, प्लस में साइड इफ़ेक्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट भी ड्रग दिखा देता है, और किस मैकेनिज़्म से, किस तरीके से ड्रग अपना काम कर रहा है, इन सब को स्टडी करना। मतलब ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, ड्रग का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, और ड्रग कैसे काम कर रहा है, इन सब की स्टडी करना कहलाती है फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में आप लोग समझ गए कि ड्रग हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट दिखाती है। तो ड्रग हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट दिखाती है, तो साइड इफेक्ट दिखाएगा, जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो दिखाएगा, और कैसे मैकेनिज्म है वो काम करेगा, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स में एक टॉपिक है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई रिसेप्टर है, ठीक है, और इस पर कोई ड्रग बाइंड करता है और अपना एक्टिविटी दिखाता है, मतलब ड्रग इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके अपना काम करता है। तो बाहर से मान लो कोई ड्रग हमने लिया 2 टाइप्स के, तो एक ऐसा ड्रग है जो इस पे बाइंड करेगा और इस रिसेप्टर को इस ड्रग के जैसा एक्टिवेट करके काम कराएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एगोनिस्ट। और दूसरा ड्रग है जो इस रिसेप्टर पे बाइंड तो करेगा लेकिन इसको एक्टिवेट नहीं करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ओके। थेराप्यूटिक इंडेक्स डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आपको हमने पहले भी बताया है, टाइप ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसेप्टर क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल जिस पे कोई ड्रग या लाइगेंड बाइंड करे और वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। मतलब रिसेप्टर में जहाँ पे एक ड्रग बाइंड होता है उसको हम लोग बाइंडिंग डोमेन बोलेंगे, और जहाँ पे इफेक्ट दिखाएगा उसको इफेक्टर डोमेन बोलेंगे। पहले भी हमने बोला कि जो रिसेप्टर है हमेशा सिंगल नहीं रहता है, हमेशा कपल्ड बाइंडर में किसी न किसी के साथ रहेगा। मतलब रिसेप्टर का ये बाइंडिंग डोमेन है और नीचे किसी प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा, ये रिसेप्टर का बाइंडिंग डोमेन है किसी आयन चैनल के साथ होगा, रिसेप्टर का ये बाइंडिंग डोमेन है किसी एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा, या डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होगा। तो जो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ कपल्ड होता है उसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स।
जो आयन चैनल के साथ होता है आयनिक रिसेप्टर, जो एंजाइम के साथ होता है एंजाइम रिसेप्टर, और जो न्यूक्लियस के साथ होता है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को हमने पूरा डिटेल में 5 नंबर वाले क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 पाथवे होता है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे जिसमें साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ता है, फॉस्फोलाइपेज पाथवे होता है जिसमें IP3 एंड DAG का जो लेवल है वो बढ़ता है, आपको मैंने बताया था। आयन चैनल कैसे काम करता है वो समझो। आयन चैनल जो रिसेप्टर है, जैसे मान लो कि कोई सेल का सरफेस है, मान लो ये कोई सेल है, ये सेल है, सेल के सरफेस पे मान लो कि कोई ये आयन चैनल है। आयन चैनल का मतलब क्या हो गया कि इसके थ्रू कोई भी आयन अंदर या बाहर आया जा सकता है। इसी पे होगा एक बाइंडिंग डोमेन। जैसे ही कोई ड्रग यहाँ पे बाइंड होगा, जैसे ही ड्रग यहाँ पे बाइंड होगा, ये आयन चैनल ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद क्या होगा, जैसे ही ओपन होगा तो बाहर से जो सोडियम है या कोई भी आयन है जिसका ये चैनल है, बहुत सारा, जैसे ही ओपन होगा सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई आयन चैनल है, मान लो कि ये क्लोराइड का आयन चैनल है, अगर ये ओपन होगा तो बाहर से क्लोराइड अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ में मान लो कि बाइंडिंग डोमेन है, जैसे ही ड्रग को यहाँ पे बाइंड करेगा ये चैनल ओपन हुआ और बहुत सारा क्लोराइड अंदर जाएगा। मतलब ये जो रिसेप्टर है ये किसके साथ अटैच है, आयन चैनल के साथ। तो ये आयन चैनल के साथ अटैच्ड है, और जैसे ही इस पर कोई ड्रग बाइंड करेगा तो आयन्स का इन्फ्लक्स या इफ्लक्स होके काम करेगा। जैसे कि निकोटिनिक रिसेप्टर है जिसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, गाबा रिसेप्टर है जिस पे क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता है, ऐसे समझो। जैसे मान लो कि ये गाबा रिसेप्टर है, तो गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल, ये क्लोराइड चैनल है, मतलब ये ओपन होगा तो बाहर से क्लोराइड आएगा, यहाँ पे इसका ये बाइंडिंग डोमेन है। तो जैसे ही कोई ड्रग बाइंडिंग डोमेन पे आके बाइंड करेगा, क्लोराइड चैनल ओपन हो गया, ओपन होगा तो बहुत सारा क्लोराइड अंदर आएगा और सेल के अंदर में अलग अलग फंक्शन दिखाएगा। तो कुछ रिसेप्टर्स इस तरीके से भी काम करते हैं। कुछ है जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, मतलब कि ये रिसेप्टर है सेल के सरफेस पे, ये बाइंडिंग डोमेन है, अंदर इसके साथ एंजाइम लिंक्ड है कि जैसे ही कोई लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और बॉडी के अंदर या सेल के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी दिखाएगा। तो इस तरीके से रिसेप्टर्स, एंजाइम जो लिंक रिसेप्टर है वैसे काम करते हैं। कुछ रिसेप्टर जो डायरेक्टली न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होते हैं, कि जैसे मान लो ये हमारा सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सरफेस पे ही डायरेक्टली रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे एस्ट्रॉयड हो गए, ठीक है, एस्ट्रॉयड जो भी है उसके जो रिसेप्टर है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड है, हाईली लिपिड सोल्यूबल है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा, अंदर यहाँ पे बाइंड करेगा और डायरेक्टली न्यूक्लियस पे एक्टिवेट करता है। तो न्यूक्लियस पे ये डायरेक्टली फंक्शन करता है। तो जो रिसेप्टर न्यूक्लियस के साथ अटैच है उसको हमने बोला न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो उस तरीके से है। तीसरा क्वेश्चन है क्लासिफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग विथ एग्जाम्पल। इसको समझने से पहले आपको मैंने पहले बताया था, एक बार उसको रिकैप करते हैं फिर आपको इजी हो जाएगा। कि हमने बोला कि हमारी बॉडी में एक साथ 2 नर्वस सिस्टम काम करते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का क्या मतलब है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, और सिंपैथेटिक का क्या मतलब है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी का कोई ऑर्गन है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं, जो सिंपैथेटिक का भी है और पैरासिम्पैथेटिक का भी है। यहाँ से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ, नर्व एंडिंग पे इम्पल्स आया, यहाँ पे नर्व एंडिंग पे वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ भी भरे हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ होगा, रिलीज़ होगा, रिलीज़ होगा और अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। यहाँ से भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, रिलीज़ हुआ, रिलीज़ हुआ और अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अलग है, तो आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, एसिटाइल कोलिन, और सिम्पैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है, नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, ये दिखाएगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी पार्टिकुलर ऑर्गन पे। जैसे मान लो ये हार्ट है तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। यहाँ से स्टाइल कोलिन रिलीज होगा, स्टाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड होगा और बाइंड करके इस पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी दिखाएगा। अगर ये हार्ट है तो हार्ट की एक्टिविटी को घटाएगा। तो बॉडी से बाहर से हम कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं, बॉडी के बाहर से कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं कि अब जैसे मान लो कि स्टाइल कोलिन किसका न्यूरोट्रांसमीटर है, पैरासिम्पैथेटिक के जैसा, मतलब कि स्टाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करेगा
और नॉर एड्रेनलिन किसका न्यूरोट्रांसमीटर है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। मतलब कि नॉर एड्रेनलिन सिंपैथेटिक सिस्टम का काम करेगा। तो अगर हम बॉडी के बाहर से कुछ ऐसे ड्रग्स लेंगे जो स्टाइल कोलिन के जैसा काम करे, मतलब उसके जैसा मिमिक्री करे, उसका कॉपी करे, तो हम उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, जो स्टाइल कोलिन के जैसा काम करे और जहाँ जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है उसको बढ़ाए, उस पर काम करे। कोई ऐसा ड्रग जो हम बॉडी के बाहर से ले रहे हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करे, या फिर दूसरे शब्द में बोले कि नॉर एड्रेनलिन के जैसा काम करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक के जैसा मिमिक्री कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है, उसके जैसा काम कर रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक। तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा लाइटिक। ठीक है, सिम्पैथोलाइटिक का मतलब सिंपैथेटिक का उल्टा, पैरासिम्पैथोलाइटिक का मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का उल्टा। ठीक है, माइमेटिक का मतलब उसके जैसा, उसके कॉपी करने वाला। तो व्हाट इज़ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड व्हाट इज़ पैरासिम्पैथोलाइटिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा से पढ़ते हैं कि क्लासीफाई द ड्रग्स ऑन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जैसा काम करने वाला ड्रग और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के उल्टा काम करने वाला ड्रग, ये दोनों को हमको डिस्क्राइब करना है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? तो एसिटाइलकोलिन होता है। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे काम करने वाले जो भी ड्रग होंगे, मान लो जैसे ये पैरासिम्पैथेटिक का नॉब है और यहाँ पे कोई ऑर्गन है और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, एसिटाइलकोलिन भरा हुआ है, ये एसिटाइलकोलिन जाके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और ये अपना एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ, इम्पल्स आया, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ, बाइंड हुआ, बाइंड करने के बाद थोड़ा सा सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद ये वापस से यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसको क्रॉस करके वापस से वेसिकल्स में पहुँच जाता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं इस एरिया में जो इस एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक आध दो जो एसिटाइलकोलिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है उसके संपर्क में आने के बाद। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो बाइंड करने के बाद जो एसिटाइलकोलिन इधर आया था उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ है जो यहाँ पे जाने में सफल होता है और वापस से जो वेसिकल्स है नर्व एंडिंग पे वहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक के जैसा अगर हमको फंक्शन करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो ऐसे ड्रग लेंगे जो डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन का जो जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करे, मतलब कि डायरेक्टली बाइंड करने वाला। ठीक है, दूसरा कि हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें जो हमारे एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ताकि एसिटाइलकोलिन बच जाए और वापस से वेसिकल्स में जाए और वापस से इस रिसेप्टर पे बाइंड करे और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो, ज़्यादा देर तक बाइंडिंग हो, ज़्यादा एक्टिविटी हो। मतलब कि ये जो ड्रग है दो तरीके से काम कर सकता है, एक ड्रग जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और दूसरा ड्रग जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक करेगा। मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग है दो तरीके से काम करेगा। तो आइए हम उसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एक है जो डायरेक्ट एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है वहाँ पे, मतलब जो भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं, स्टाइल कोलिन जहाँ जहाँ बाइंड कर रहा है उस पर ड्रग हमारा बाइंड करके अपना काम दिखाएगा। जैसे पाइलोकार्पिन हो गया, बिथनाकोल हो गया, कार्बाकोल हो गया, निकोटिन हो गया। एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग, मतलब एंटी कोलेस्ट्रेज, मतलब जो कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, इस एंजाइम को ही हमने ब्लॉक कर दिया ताकि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़े और ये बचे और ये रिसेप्टर पे बाइंड हो और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़े। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, जैसे एक है इसमें रिवर्सिबल है, एक रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है कि कोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर रहा है, वापस से फिर वो ब्लॉक करना बंद कर देगा। एक है कि कंटिन्यूसली, मतलब कि ब्लॉक करके ही रखेगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, पॉइजनिंग इससे हो सकता है। और रिवर्सिबल में नियोस्टिग्मिन है, पैराडियोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन है, ये सब ड्रग है। मैकेनिज्म आपको पता है कि दो तरीके से काम कर रहा है, एक है जो डायरेक्टली उसके रिसेप्टर पे काम करेगा और एक है जो कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है उसको ब्लॉक करके काम करेगा। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का अलग अलग बॉडी पे क्या फंक्शन है। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो मतलब पीपल साइज कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाएगा, हार्ट का एक्टिविटी कम हो जाएगा, लंग्स का एक्टिविटी कम हो जाएगा। ये सब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो ग्लूकोमा में यूज़ होता है। ठीक है, बिथनाकोल यूरिनरी रिटेंशन में, नियोस्टिग्मिन माइसीनिया ग्रेविस में, फाइसोस्टिग्मिन एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज़ होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा है पैरासिम्पैथोलाइटिक, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट में काम करने वाला।
तो पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट में काम करने वाले जो ड्रग हैं, ठीक है, जो जो पैरासिम्पैथेटिक का जो रिसेप्टर है एसिटाइलकोलिन, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो कौन कौन से ड्रग है, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन के अपोजिट में काम करता है? तो इसका क्लासिफिकेशन है नेचुरल एल्केलॉइड, एट्रोपिन, हायोसिन है, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको याद करके जाना है, इसमें 2-3 ड्रग्स है, उसको आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म उसका क्या है? तो ये जो रिसेप्टर है उसको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है, मतलब कि एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक का जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? तो अगर मान लो कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट के सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट वाला सिचुएशन ला रहे हैं, मतलब कि पीपीएल साइज बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकी मतलब जो हमारा लंग्स है वो ज़्यादा काम करने लगेगा, ग्लैंड्स में सिक्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी जो स्लाइवी सिक्रेशन है कम हो जाएगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग कम कर रहे हैं। तो ये सारा जो इफेक्ट है वो आपको दिख जाएगा। यूज़ क्या है एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सा ड्रग किस किस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो ड्रग है, हम इस थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसको हमने पहले 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कुछ कुछ पार्ट्स डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग एक बार सीरीज से देखिएगा, पहले 2 मार्क्स देखिए, फिर उस 5 मार्क्स वाला वीडियो देखिए, फिर 10 मार्क्स वाला वीडियो देखिए, तो आपका ईजिली अंडरस्टैंडिंग होगा और आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाइएगा। अगला ड्रग है डिस्क्राइब जनरल एनेस्थीसिया, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, एड नोट ऑन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसमें 3 क्वेश्चन है। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया में कितने स्टेजेस होते हैं उसको बताना है, और प्री एनेस्थेटिक ड्रग क्या होता है वो समझिए। तो एनेस्थीसिया आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी के सेंसेशन को ख़त्म करना। क्वेश्चन पूछा है जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया हमने डिस्कस कर लिया हुआ है पिछले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो उससे आप थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। तो जनरल एनेस्थीसिया का क्या मतलब हुआ कि हम पूरे बॉडी के सेंसेशन को ही ख़त्म कर रहे हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले 5 मार्क्स वाला वीडियो देखिए, कि वहाँ पे जो टॉपिक हो चुका है हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो आप उसको कनेक्ट कर पाइएगा। तो बॉडी के पूरे बॉडी के सेंसेशन को ही अगर हम ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन करना है, मेजर ऑपरेशन करना है, तो उस कंडीशन में हमको जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देना पड़ता है। एनेस्थीसिया जैसे पेशेंट को देते हैं तो वो डायरेक्टली बेहोश नहीं हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली डिसेंसिटाइज नहीं हो जाता है, धीरे धीरे स्टेज में होता है कि पहले पेशेंट थोड़ा काम होगा, ठीक है, फिर थोड़ा पेशेंट के बॉडी का एक्टिविटी थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद पेशेंट का बॉडी थोड़ा सा और काम होगा, ठीक है, पेशेंट नींद आने लगेगा, ठीक है, लास्ट स्टेज में हो सकता है कि उसका रेस्पिरेटरी भी डिप्रेस हो जाए, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे घटते रहता है, और अलग अलग स्टेजेस में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन का मतलब क्या है कि एनेस्थीसिया देने से पहले जो डॉक्टर्स हैं कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो उसको उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले ही उसको उल्टी की मेडिसिन दे देते हैं एनेस्थीसिया देने से पहले। तो ये क्या हो गया, प्री एनेस्थेटिक ड्रग। जैसे कोई कोई पेशेंट है जो उसको सुलाने के लिए एनेस्थीसिया देने से पहले उसको नींद इंड्यूस कराने के लिए उसको पहले ही हम लोग नींद की गोली दे देते हैं या नींद की मेडिसिन दे देते हैं, उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन बोलेंगे। तो कौन कौन सा है उसको देखेंगे। तो जनरल एनेस्थीसिया है क्या कि जो कॉन्शियसनेस को ख़त्म करेगा, सेंसेशन को ख़त्म करेगा, कहाँ पे, तो पूरे बॉडी में, ठीक है। इसका ड्रग कौन कौन सा है, तो सबसे पहले इन्हेलेशन ड्रग है। इन्हेलेशन को हम लोग नेज़ल से लेते हैं। इन्हेलेशन में 2 टाइप के ड्रग होते हैं, एक है जो हम लोग लिक्विड लेते हैं और एक गैस लेते हैं। लिक्विड में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और ये हमारा है वोलेटाइल लिक्विड जिसको हम लोग नेज़ली लेते हैं, जैसे हेलोथिन हो गया, ये सब जो ड्रग है जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। इंट्रावेनस जो आईवी के थ्रू भी हम लोग लेते हैं, जिसमें एक बारबिचुरेट्स है, नॉन बारबिचुरेट्स है, ठीक है। बारबिचुरेट्स जो हमारे जो नर्व का जो कंडक्शन हो रहा है, इम्पल्स का जो कंडक्शन हो रहा है, इसको ब्लॉक करके, ठीक है, जो मैसेज का आना जाना हो रहा है उसको ब्लॉक करके ये ड्रग काम करते हैं। बारबिचुरेट्स आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ ड्रग्स है जो नॉन बारबिचुरेट्स है, जैसे कीटामाइन है, ये सब है। तो ये ड्रग हमारे अलग अलग रिसेप्टर्स पे बाइंड करके जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक करता है और ऐसे काम करता है। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है समझ में आ गया। स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया, तो एक डॉक्टर थे गुडेल, उन्होंने एनेस्थीसिया के 4 स्टेज को डिस्क्राइब किया था कि कोई पेशेंट बेहोश हो रहा है तो एक अलग अलग स्टेज में बेहोश होगा, डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। तो स्टेज 1 में क्या होता है,
तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा मोड़ा होगा, पेन का सेंसेशन थोड़ा मोड़ा कम होगा, ठीक है। ये जैसे दांत अगर उखाड़ना है तो उस कंडीशन में हम लोग स्टेज 1 में सही रहता है। स्टेज 2 क्या होता है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉडी है थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे सांस तेज लेना, हार्ट रेट तेज हो जाना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। पेशेंट चिल्लाना स्टार्ट कर सकता है, उल्टी कर सकता है। तो ये स्टेज थोड़ा सा डेंजरस होता है। तीसरा स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट मतलब कि मतलब हाईली जो है उसका अनकॉन्शियस हो जाता है, मसल टोटली रिलैक्स हो जाता है, रिफ्लेक्स बॉडी का बंद हो जाता है, ठीक है। और उस समय ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर एक कंडीशन होता है, वहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑपरेशन होता है वो इसी स्टेज में जाके होता है। अगला स्टेज क्या है कि ऑलरेडी पेशेंट का सारा कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुका है कि आपको पेन फील नहीं हो रहा है, सारा आपका जो कॉन्शियसनेस है ख़त्म हो गया है, आपका जो रिफ्लेक्स है वो ख़त्म हो गया है। अब अगर आप थोड़ा सा डोज और बढ़ाएंगे या अगले स्टेज में जाएंगे, हो सकता है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए, डिप्रेस हो जाए, या आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर दे और पेशेंट का डेथ हो सकता है या कोमा में जा सकता है। तो ओवरडोज होने की वजह से स्टेज 4 में कभी कभी पेशेंट चले जाते हैं, ठीक है। इसमें कार्डियक और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट मर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगला मतलब जो चौथा स्टेज है वो होता है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्या होता है। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वैसे मेडिसिन हैं जो एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि उसका जो डर है, एंजाइटी है, वो कम कर सके, उसको सुलाया जा सके, उसका जो स्लाइवी सिक्रेशन हो रहा है उसको बंद किया जा सके, वोमिटिंग होने वाला है उसको कम कर दे, ठीक है। पेन में थोड़ा सा रिलीविंग हो जाए इस चीज़ के लिए। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग ड्रग देते हैं, जैसे सिडेशन के लिए डायजेपाम, मिडाजोलाम, लोराजेपाम भी ड्रग देते हैं। एंटीकोलिनर्जिक हम लोग देते हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया, स्लाइवरी सिक्रेशन वगैरह कम करने के लिए। ओपॉइड एनाल्जेसिक भी दे देते हैं पेन रिलीविंग के लिए। एंटीएमेटिक मतलब कि उल्टी के लिए हम लोग ड्रग दे देते हैं। मतलब बेहोश करने से पहले कुछ ऐसे ड्रग्स दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स। जैसे गैस के लिए हम लोग ड्रग दे देंगे, रेनिटिडिन, पेंटाप्रोजोल, ये सब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ टिपिकल एंड अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ऐड अ नोट ऑन ड्रग यूज्ड इन पार्किंसन डिजीज। मतलब इसमें तो हमको एक एंटीसाइकोटिक देखना है और एक पार्किंसन डिजीज देखना है। तो साइकोटिक का मतलब क्या होता है, तो साइकोटिक का मतलब है कि हमारे ब्रेन में बहुत ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटी के लिए कंट्रोल करता है, अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसी में से एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर आपको हम बता रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। डोपामाइन ये हमारे बॉडी को एक्साइटेड रखता है, हमको मतलब कि रिवॉर्ड फील कराता है, प्लेजर फील कराता है, हैप्पीनेस फील कराता है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारे बॉडी में जैसे नॉर्मली जो हम मूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, मसल्स के फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारे मूवमेंट को, चलना फिरना, उसको भी वॉलंटरी जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करता है कौन, डोपामाइन, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को हम बोला जाता है मूड स्टेबलाइजिंग, मतलब कि मूड सही रखने वाला ड्रग या न्यूरोट्रांसमीटर। अगर सीरोटोनिन हमारे बॉडी में है तो मूड अच्छा रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो मूड और अच्छा रहेगा। अगर सीरोटोनिन नहीं बन रहा है तो मूड आपका ख़राब रहेगा, डिप्रेशन टाइप फील होगा। तो यहाँ पे जो भी डिजीज़ यहाँ पे है एंटीसाइकोटिक और जो पार्किंसन, वो रिलेटेड है डोपामाइन से। वो कैसे होता है वो आप समझिए कि ब्रेन वाले एरिया में अगर जनरली कहीं भी डोपामाइन का लेवल अगर मान लो बढ़ रहा है, डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है, तो डोपामाइन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो बॉडी के अलग अलग जगह पे डोपामाइन का D2 रिसेप्टर होता है। ये डोपामाइन बाइंड करेगा और D2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और बॉडी को हाईली मतलब कि एक्साइटेड मोड में रखेगा। पेशेंट जो है वो हाईली एक्साइटेड मोड में रखेगा, मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट में पेशेंट रहता है कि उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जैसा सिम्टम आने लगता है। मतलब कि उसको कोई चीज़ है नहीं, वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने से इमेजिनेशन में जीना स्टार्ट हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तो इस टाइप के सिम्टम को बोलते हैं हेलुसिनेशन, और ये एक डिजीज़ है, इसी को हम लोग बोलते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जो किसकी वजह से हो रहा है, डोपामाइन की बढ़ने की वजह से हो रहा है। कहाँ, ब्रेन में। ब्रेन में एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइग्रोस्टेटियल पाथवे। ये एरिया हमारे बॉडी के जैसे हाथ पैर का जो मूवमेंट है, मसल का जो मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करता है। तो अगर मान लो, और इस एरिया में भी डोपामिन ही होता है, तो अगर मान लो कि इस एरिया में डोपामिन की कमी हो गई, इस एरिया में मान लो कि डोपामिन की कमी हो गई,
तो जो हाथ पैर का जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाएगा, मतलब स्टिफनेस, रिजिडिटी होना हो जाएगा, चलने फिरने में मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पार्किंसन। समझ में आया? मतलब दोनों डोपामिन की कमी की वजह से हो रहा है, सॉरी, दोनों डोपामिन की वजह से हो रहा है। एक की अगर पूरे ब्रेन वाले एरिया में डोपामिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो साइकोटिक हो जाएगा। एक है कि एक पार्टिकुलर एरिया में नाइग्रोस्टेटियल में डोपामिन का लेवल अगर कम हो जा रहा है, क्योंकि डोपामिन हमारे मसल्स के, हमारे जॉइंट के, हमारे जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो पार्किंसन में डोपामिन कम हुआ नाइग्रोस्टेटियल एरिया में तो पार्किंसन हो गया। अगर पूरे बॉडी में, पूरे ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ा तो साइकोटिक हो गया। मतलब कि साइकोसिस का जो अगर कोई पेशेंट होगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डोपामाइन को ब्लॉक करने वाला ड्रग लेंगे, मतलब जो D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करने वाला ड्रग लेंगे ताकि डोपामाइन का लेवल कम हो। और इसमें पार्किंसन में ऐसे ड्रग लेंगे जो डोपामाइन रिसेप्टर को क्या करे, एक्टिवेट करे और इस एरिया में डोपामाइन का लेवल बढ़ाए। दोनों डोपामाइन की वजह से हो रहा है, एक डोपामाइन बढ़ने से हो रहा है और एक डोपामाइन घटने से हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में तो पार्किंसन बोलेंगे, और पूरे ब्रेन वाले एरिया में डोपामाइन का लेवल बढ़ गया है तो अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हेलुसिनेशन हो गया, डेल्यूजन हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं साइकोटिक। ठीक है, तो एक बार इसको स्टडी करते हैं। ये ऐसे ड्रग हैं जो हमको साइकोसिस को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें साइकोसिस में क्या होता है कि हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, एजिटेशन, एबनॉर्मल थिंकिंग, ये सब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें दो टाइप के ड्रग हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम लोग दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है, क्योंकि डोपामाइन का लेवल बढ़ने की वजह से हो रहा है तो हम अपने बॉडी में क्या करेंगे, डोपामाइन का जो लेवल है, डोपामाइन जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा ड्रग है, तो फिनोथाइजाइन है, हेलोपेरिडोल है, ये सब जो ड्रग है ये आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। और टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक है वो डोपामाइन को तो ब्लॉक करता ही है, साथ साथ में 5-HT2 जो रिसेप्टर है वो भी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और दोनों को साथ में ब्लॉक करके थोड़ा सा मूड अच्छे तरीके से स्टेबलाइज करता है। ठीक है, साइकोटिक ट्रीटमेंट में तो इस तरीके से वो काम करता है। मैकेनिज्म क्या है, तो डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना। ठीक है, कुछ सिजोफ्रेनिया का जो सिम्टम है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इसको भी ये कम करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन या इफेक्ट क्या है ड्रग का, आपको पता है कि ये सेडेटिव में, एंटीसाइकोटिक में, इस सब में हमारा काम करता है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो साइकोसिस में यूज़ होगा, जैसे सिजोफ्रेनिया में, मानिया में, ये सब में काम आएगा। अब है एटिपिकल एंटी साइकोटिक, ये हमारा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, मतलब D2 और 5-HT2 दोनों को ब्लॉक कर रहा है, और वो अलग अलग बॉडी पे, सॉरी, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। क्या क्या काम है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, मैकेनिज्म हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का पार्किंसन। पार्किंसन में हमने क्या बोला कि ब्रेन में एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, नाइग्रोस्टेटियल एरिया, और इस नाइग्रोस्टेटियल एरिया में डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, और ये जो नाइग्रोस्टेटियल एरिया है हमारे बॉडी के मूवमेंट को, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को, ये सबको कंट्रोल करता है। तो डोपामाइन कम होगा मतलब कि मूवमेंट क्या हो गया, मूवमेंट करने में दिक्कत हो जाएगा, आपको रिजिडिटी हो जाएगा। ठीक है, हाथ पैर फंसने लगेगा, ट्रीमर होगा, ब्रेडिकाइनेसिया, चलने में मूवमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे चलिएगा, पोस्चर इनस्टेबिलिटी, सही से खड़ा होने में दिक्कत हो जाएगा, सही से बैठने में दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब डोपामिन का कमी की वजह से हो रहा है, तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, ऐसा ड्रग लेंगे जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाए। तो कौन कौन सा ड्रग लेते हैं, तो एक ड्रग लेते हैं लीवोडोपा कार्बिडोपा। ये ड्रग है जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाता है और जो डोपामाइन का जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड करता है और डोपामाइन एक्टिविटी को बढ़ाता है। एक रिसेप्टर है माओ और COMT इनहिबिटर। ये क्या होता है कि डोपामाइन हमारे बॉडी में जब बनता है, ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि डोपामाइन हमारे ब्रेन में जब बन रहा है न्यूरॉन्स के अंदर, और यहाँ से मान लो कि ये वेसिकल्स हैं, यहाँ से डोपामाइन रिलीज़ हुआ और मान लो रिसेप्टर पे बाइंड किया, तो बाइंड करने के बाद ये वापस से यहाँ से रीअपटेक होके अंदर वेसिकल्स में जाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, माओ और COMT, ये दोनों क्या करते हैं, इस डोपामाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि माओ और COMT को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो माओ और COMT को ही ब्लॉक कर दे, ताकि डोपामाइन सेफ रहे और इजीली रीअपटेक हो और वापस से काम करे। तो माओ COMT को ब्लॉक करने वाला भी ड्रग हम लोग लेते हैं। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी लेते हैं, जो एंटी मतलब कोलिनर्जिक मतलब क्या, पैरासिम्पैथेटिक, मतलब एंटी मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं,
मतलब कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा के भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ड्रग्स हैं जो हम लोग पार्किंसन के में यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ड्रग भी है, जैसे ये एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन फिर भी ये काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग पार्किंसन को ट्रीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ SSRIs ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट विद एग्जांपल्स, मैकेनिज्म, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट और व्हाट इज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? तो डिप्रेशन एक हमारा मान लो कि मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर है, जिसमें पेशेंट को हमेशा सैड, मतलब सैडनेस हो जाएगा, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगा, अनहैप्पी फील होगा, उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसको कभी कभी सुसाइडल थॉट आने लगता है, उसको लगता है कि हमारी लाइफ में कोई काम का ही नहीं है, वो मतलब सोसाइटी से, लोगों से दूर होने लगता है। तो इस टाइप के थॉट आने लगते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो डिप्रेशन क्या हो गया समझ में आएगा? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को परसिस्टेंटली सैडनेस फील होगा, ठीक है। उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको हमेशा लो लो फील होगा, इस टाइप से होता है। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा किसी चीज़ में, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये मूड जो हमारा है वो कैसे सही रहता है? तो हमारी बॉडी में, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरोटोनिन। जैसे अभी डोपामाइन को हमने देखा था, उसी तरीके से सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सीरोटोनिन अपने रिसेप्टर पे 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। और बाइंड करने के बाद हमको मतलब कि हैप्पीनेस या मूड अच्छा फील कराता है। मतलब कि मूड अच्छा करवाने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? सीरोटोनिन। तो अगर मान लो कि हमारे बॉडी में या ब्रेन वाले एरिया में सीरोटोनिन की कमी हो जाएगी, तो हमको कैसा मूड हमारा लो लो रहेगा, और मूड लो लो रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। तो एंटी डिप्रेसेंट मतलब क्या हो गया कि डिप्रेशन को ट्रीट करने वाला जो ड्रग है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। तो अब बताओ एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करेगा? एंटी डिप्रेसेंट कैसे काम करेगा? तो उसके लिए हमारे पास ड्रग है, देखो कैसे काम करता है, आपको समझाते हैं। जैसे मान लो ये कोई हमारा नर्व है, ठीक है, और ये कोई मान लो कोई ऑर्गन है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, आपको पता है कि ड्रग कैसे काम करता है। तो इम्पल्स 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 यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर से 5-HT3 मतलब सीरोटोनिन यहाँ से रिलीज़ होगा, ठीक है। और सीरोटोनिन रिलीज़ होने के बाद अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, और हमारा मूड अच्छा होगा। बाइंड करने के बाद ये सीरोटोनिन यहाँ से अनबाइंड होता है, और अनबाइंड होने के बाद वापस से यहाँ पे एक, ठीक है, ट्रांसपोर्टर होते हैं, इसको वापस से इसको ले जाके इस वेसिकल्स में ले जाएगा, ठीक है। वापस से इसको ले जाके इस वेसिकल्स में ले जाएगा, सॉरी, यहाँ से इस वेसिकल्स में ले जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका क्या हो रहा है? रीअपटेक हो रहा है। अगर ये सीरोटोनिन यहीं पे होता और यहाँ पे बाइंड करके रहता, अगर ये सीरोटोनिन यहीं पे होता और बाइंड करके रहता, तो मूड हमारा अच्छा रहता कंटिन्यूसली। क्योंकि ये रीअपटेक हो गया है, तो मतलब कि वापस से जाएगा फिर बाइंड करेगा, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि जो सीरोटोनिन है वो इसी एरिया में रहे, रीअपटेक नहीं हो। मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग्स हम ले सकते हैं जो रीअपटेक को रोक दे, रीअपटेक इनहिबिट कर दे। यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। तो अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट वैसे ड्रग है जो डिप्रेशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब कि जो यहाँ पे रीअपटेक हो रहा था उसको ब्लॉक करके हम लोग ड्रग लेते हैं। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो सीरोटोनिन को ही मतलब रीअपटेक करने से रुकता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और हम मूड अच्छा करेगा। सीरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन जो रीअपटेक इनहिबिटर है, मतलब कि कुछ ऐसे ड्रग हैं जो सीरोटोनिन के रीअपटेक को तो करता ही है, साथ साथ में नॉरएड्रेनालिन का, जैसे यहाँ पे कोई रीअपटेक ट्रांसपोर्टर होगा उसको भी वो ब्लॉक करता है। तो इस तरीके से ड्रग है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट जो हमारा ड्रग है, ठीक है, फ्लुओजेटिन हो गया, डेपोजेटिन हो गया, ये सब जो ड्रग है ये सब है। मैकेनिज्म आपको पता है कि ये रीअपटेक जो सीरोटोनिन है उसके रीअपटेक को ब्लॉक करता है कहाँ पे? प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। मतलब कि ये जो पहले वाला जो न्यूरॉन है ये वाला, इस पे रीअपटेक को ब्लॉक करता है, ठीक है।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो मूड अच्छा करता है, एंजाइटी को ठीक करता है, ठीक है, मोटिवेशन सही करेगा। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है मेजर डिप्रेशन के लिए। कोई को अगर डिप्रेशन होगा तो पहले हम लोग इसी ड्रग को लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या है, तो वोमिटिंग, नोजिया, ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब। सेक्सुअल डिसफंक्शन यहाँ पे क्या है कि डिलेड एजेकुलेशन हो जाता है। डिलेड एजेकुलेशन का मतलब क्या कि प्रीमेच्योर एजेकुलेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। प्रीमेच्योर एजुकेशन में ये हेल्पफुल होता है, मतलब कि बहुत मतलब एजुकेशन को डिले कर देता है। तो आप लोग देखते हुए कि आजकल जैसे सिल्डेनाफिल के साथ या टेनेनाफिल के साथ डेपोजिटिन या फ्लोजिटिन भी यूज़ होता है, ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन को सही करने के लिए। वेट गेन हो गया, ये सब इसके साइड इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट को भी कहीं कभी कभार यूज़ कर लिया जाता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, ये ड्रग है एमिप्रामीन, नॉट्रिप्टिलिन, ट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन, ये सब जो ड्रग है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये डायरेक्ट जाके हमारे रिसेप्टर है उस पर बाइंड करता है, उसको ट्रीट करता है, ठीक है। और इसका ये यूज़ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये आपको पढ़ना है, मेरा काम था मैकेनिज्म आपको समझा देना कि कैसे डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई सेडेटिव हिप्नोटिक्स, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजी ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, ऐड अ नोट ऑफ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करने वाला ड्रग, ठीक है, या काम करने वाला ड्रग। हिप्नोटिक्स का मतलब होता है स्लीप इंड्यूस करने वाला ड्रग। स्लीप इंड्यूस करने वाला जो ड्रग होगा उसको हम लोग हिप्नोटिक्स, मतलब ड्रग खाएंगे तो हमको नींद आने लगेगा। बेंजोडाइजेपिन इसका क्लासिफिकेशन है, हम लोग आगे देखेंगे। और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, उसको हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल मसल्स को हम लोग कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव आपको आइडिया है कि बॉडी को रिलैक्स कैसे करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मान लो कि नर्व है, ठीक है। अब नर्व्स पे एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होता है जिसका नाम है गाबा ए, गाबा ए रिसेप्टर। और गाबा ए जो रिसेप्टर है वो आयनिक रिसेप्टर होता है और ये क्लोराइड के साथ लिंक होता है, मतलब क्लोराइड सेल के बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, और यहाँ पे इसका बाइंडिंग डोमेन है। जैसे ही कोई ड्रग इस पर बाइंड करेगा, ये चैनल ओपन हुआ और बहुत सारा क्लोराइड सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। और सेल के अंदर क्लोराइड क्योंकि निगेटिव है, बहुत सारा निगेटिव अंदर जाएगा, मतलब ये सेल हो गया डिप्रेस, मतलब इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो गया बंद। और इम्पल्स का ट्रांसमिशन बंद हो गया तो आपका जो बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है वो लो होने लगेगा, मतलब कि आप थोड़ा सा काम फील करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा अगर आप ड्रग हाई डोज लेते हैं तो बहुत सारा क्लोराइड अंदर जाएगा और आपको स्लीप इंड्यूस होने लगेगा, मतलब नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो नींद की जो दवा है या जो एंजाइटी की जो दवा है वो सेम मैकेनिज्म पे काम करता है, गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करके, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार स्टडी करते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स आर द ड्रग प्रोड्यूस कामनेस, ठीक है, इंड्यूस स्लीप, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है, तो बेंजोडाइजेपिन है, बार्बिचूरेट्स है, नॉन बेंजोडाइजेपिन है और अदर ड्रग है। बेंजोडाइजेपिन ड्रग कौन है, जो हमारे गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, ठीक है, आर द मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें 3 क्लास में इसको हमने ड्रग को क्लासीफाई किया है बेंजोडाइजेपिन्स को, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। अगर थोड़ी देर के लिए काम करवाना है तो ट्रायाजोलाम, मिडाजोलाम, इंटरमीडिएट है अल्प्राजोलाम, लोराजेपाम, टीमाजेपाम, और लॉन्ग एक्टिंग के लिए डायाजेपाम है, ये सब फ्लोराजेपाम है। मतलब कि ये जो ड्रग है जो भी जाम लगा हुआ है, अब नींद की दवाई आप लोग देखते हुएगा मार्केट में, आपको पता होगा, वो हमारा सेडेटिव इसको बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या है तो आपको पता है, गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है। गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये यहाँ पे रिसेप्टर है, ठीक है, ये क्लोराइड चैनल के साथ अटैच होता है, यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन है, ड्रग आके यहाँ पे बाइंड किया और रिसेप्टर का नाम क्या है, गाबा ए। गाबा ए पे जैसे ड्रग बाइंड होगा, मतलब जो बेंजोडाइजेपिन जैसे बाइंड होगा, बहुत सारा क्लोराइड अंदर घुसेगा, सेल के अंदर क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा। और बहुत सारा क्लोराइड जो हमारे नर्व है उसके अंदर जाने का मतलब है कि नर्व को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं। नेगेटिव अंदर जाने का मतलब डिप्रेस कर रहे हैं। और डिप्रेशन जैसे ही डिप्रेस करोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो आपको कामनेस और स्लीप इंड्यूस होगा, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट है, तो सेडेशन कॉज करता है, एंजाइटी में काम आता है, मसल रिलैक्स में भी काम आता है। इसका अलग अलग यूज़ है वो आप लोग देख लीजिएगा। एडवर्स ड्रग इफेक्ट इसका क्या है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला इसका क्वेश्चन का पार्ट है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का क्या मतलब है कि आपको हमने बताया था कि ये मान लो ये मसल्स हैं और मसल्स के सरफेस पे रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स का ट्रांसमिशन हुआ,
यहाँ पे वेसिकल्स है, वेसिकल्स में भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर मतलब एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, ठीक है, और ये मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम मान लो कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है मतलब रिलैक्स करना है, तो हम ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। इस रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे एनएम टाइप का रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेंगे मसल हमारा रिलैक्स हो गया। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जहाँ से ये मैसेज जा रहा था, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस एरिया में या इस एरिया में ही ब्लॉक करके हम इस मैसेज को ब्लॉक कर देते हैं और मसल्स हमारा रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये जो इम्पल्स जो जा रहा था, इम्पल्स को ही हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो दो तरीके से मसल रिलैक्सेंट काम करता है, एक तो रिसेप्टर पे ब्लॉक करके और एक सेंट्रली मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हमने ब्लॉक कर दिया और वहाँ से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली एक्टिंग आर द ड्रग्स रिड्यूस टोन स्पाज्म, ठीक है, उसमें काम करता है। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे काम करता है। ड्रग्स कौन कौन से हैं, तो एक है डायजेपाम, अभी हमने आपको बताया कि डायजेपाम कैसे काम करता है। गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, गाबा रिसेप्टर बाइंड करेगा, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा, सेल हमारा डिप्रेस हो गया, ठीक है। तो उसमें जो ड्रग है वो देख सकते हैं। इसका मैकेनिज्म एक्शन आपको पता है कि गाबा रिसेप्टर बाइंड करेगा, ठीक है, और जो मैसेज है जो इम्पल्स है वो ब्लॉक हो जाएगा, सेल डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ आप लोग देख लीजिए मसल इंजरी में, मसल स्पाज्म में, ठीक है, टेटनस में, बैक पेन में, इस सब में यूज़ होता है। साइड इफेक्ट क्या है, तो ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ये सब। अगला जो क्लास ऑफ ड्रग है, अगला जो क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मैकेनिज्म और अलग अलग ड्रग का जो यूज़ है वो बताना है। तो एपिलेप्सी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन नंबर जो मतलब 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका शायद 15 या 14 नंबर क्वेश्चन है। तो एक बार उसको देखिएगा वीडियो को, उसके बाद फिर इस पीडीएफ को पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ एपिलेप्सी और एपिलेप्सी क्यों होता है, कैसे होता है और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट का टोटल मतलब 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कर लिया है। आपको कम से कम 2 बार वीडियो को देखना है, ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट एक बार पूरा पीडीएफ पढ़ के तब एग्ज़ाम में जाना है। 2 बार वीडियो देखना है और पीडीएफ पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। इसका पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है हमारे चैनल का, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को जिन लोगों को नहीं पता है वो उनके तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, और जो भी डाउट है उसको कमेंट में लिखिए या हमसे पर्सनली पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे।